बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एपिसोड नंबर 9 और सीज़न नंबर बेटा ये तीसरा है आपका। और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। मतलब ये तो उसका एक जनरल नाम है। अब ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल मतलब कौन सी ऐसी ऑर्गेनारी है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस एपिसोड्स देख रखे होंगे डेफिनेटली उनको आइडिया होगा कि अगला एपिसोड कौन सा आने वाला है किस चीज़ के ऊपर। जिनको नहीं आइडिया तो वो डेफिनेटली जाके अपनी बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। वरना उस ऑर्गेनाली का जो रियल नेम है दैट इज द गॉल्जी अपरेटस। तो ये जो गॉल्जी अपरेटस है मैंने इसको एक बहुत ही प्यारा सा एक नाम दे दिया जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो डेफिनेटली तौर पर कोई अच्छा उनका अपने काम नहीं होता। मतलब चलान चलान काट देते हैं राइट ना। कभी तो किस्मत अच्छी हो तो नज़र ही नहीं आते और कभी किस्मत ख़राब हो तो आपको पता नहीं कहाँ से कोने से निकल के आकर भी पकड़ लेते हैं राइट ना। तो ट्रैफिक पुलिस और सेल क्या करती है एक्चुअल में। मतलब ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कि अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है कुछ नहीं है 2,000 रुपये चलान हो गया उसका हेलमेट का भी। और अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं उसका भी 2,000 हो चुका है। और मरियम नवाज साहिबा का ये इनिशिएटिव अच्छा भी है मैं कहूँगा अच्छा भी है। और लेकिन सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी होगी कि 2,000 रुपये का चालान जो ये इन्होंने सेट कर दिया क्या ये फेयर डील है सिटीजन्स के साथ। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को देखें तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे रूल किया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो वो अगर कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करते थे तो वो पहले लोगों को सिखाते थे उनका माइंड सेट करते थे फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। बल्कि मान के चलिए कि मैं आपको एक कल को सिलेबस दे देता हूँ मैं कहता हूँ जो आपका सीजन नंबर 3 है ये आप लोग पूरे का पूरा कल को करके आना है वरना आपको मैं मारूंगा पकड़ के बहुत पीटूंगा है कि नहीं। अब मैंने आपके ऊपर एक सजा जो है वो इम्पोज कर दी है लेकिन मैंने आपको सिखाया है ही नहीं। तो मुझे बताओ कि सिखाए बगैर सजा को इम्पोज करना जस्टिफाइड होगा मेरी तरफ से। डेफिनेटली नॉट जस्टिफिएबल। तो सबसे पहले यू हैव टू बी टीच योर सिटीजन। अब आप अपने पाकिस्तान का लिटरेसी रेट चेक कर लो। फॉर एग्जांपल आपने पंजाब के अंदर इम्पोज कर दिया है वो जो चलान है पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हैं ही सारे 66% के करीब करीब पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर 66% सिर्फ लोग जो हैं वो पंजाब के अंदर पढ़े लिखे हैं ओनली 66% पीपल जो है वो पंजाब के अंदर अगर पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन 66% लोगों के अंदर वो लोग भी पढ़े लिखों में शुमार होते हैं जो अंगूठा छाप है। मतलब अंगूठा जो सॉरी जो साइन करना जानते हैं वो पढ़ा लिखा है पाकिस्तान की लैंग्वेज के अंदर। तो अब आप रियल में जो पढ़े लिखे सिटीजन हैं वो 40% होंगे। उन 40% लोगों में से भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको स्टेट की अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं कहूंगा हार्डली कोई 5 to 6% लोग होंगे। तो उस जगह के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन कर दोगे स्ट्रिक्टली तौर पर तो लोग जो है वो फिर चोर रास्ते निकालेंगे राइट ना। फिर जो सोशल मीडिया उसके ऊपर वीडियो सर्कुलेट्स हो रही होती हैं कि वो सोशल के पुलिस जो है उसके चलान से बचने के लिए जो है वो उधर को ले गया वो ऊपर से चढ़ा के ले गया है कि नहीं इस तरह से। तो अब बताने का मकसद ये था कि जो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है बेसिकली कि चीजों को चेक करना अगर सही नहीं है तो फिर उनको उनको ठीक करना सजा वगैरह देना फिर उसको आगे जाने देना है ना। चलान वगैरह मतलब सजा का मतलब चलान काट देती है फिर आगे जाने देती है। तो इसी तरह से जो गॉल्जी अपरेटस है उसका सेल के अंदर भी कुछ इसी तरह का रोल होता है। इसी वजह से हमने इसको क्या कहना है हमने इसको कहना है दिस इज नोन एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। कि सेल की क्या है ये ट्रैफिक पुलिस है। सेल की क्या है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल है। क्लियर होगी बात। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल ये मेरे पास आ गया। अच्छा अब इसको जरा अंडरस्टैंड करो। देखो जिस तरह से हम ब्रेड वगैरह लेने के लिए जाते हैं आपको पता है कि पहले जो था वो ब्रेड के जो पीस होते हैं पीसों वाला जो ब्रेड होता है 4 पीस आते हैं वो डबल रोटी के अंदर है ना। वो पीसों वाला ब्रेड है। सेम इसी तरह से अगर आप गॉल्जी अपरेटस को देखते हो ना तो गॉल्जी अपरेटस में भी आपको इस तरह से क्या नजर आते हैं। सबसे पहले तो आपको बेटा जी यहाँ पे ऐसे पीसीस नजर आ रहे होते हैं। मतलब ये एक आ गया ये उसके ऊपर दूसरा पीस आ गया दूसरा स्टैक आ गया। स्टैक मतलब कहते हैं उसको। ये आ गया बेटा जी तीसरा पीस आ गया और ये आ गया आपके पास चौथा। ये मतलब इस तरह से बहुत सारे पीसेस होते हैं 4 नहीं होते बट मैं आपको बनाना देखो सिखा रहा हूँ कि सिंपल कैसे बनाना है। क्योंकि पेपर के अंदर जब तक ये क्राफ्ट करोगे नहीं तब तक आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं देंगे। समझ में आई ना बात आपको। तो हमें कहीं से भी नंबर आपने कटवाने नहीं है। तो ये आपके पास सिंपल सा क्या बन गया गॉल्जी अपरेटस बन गया। इसको मजीद अगर आप ग्लोरीफाई करना चाहते हो तो इसके अंदर थोड़े बहुत कलरिंग कर दीजिए। सो ये देखिएगा सही है इस तरह से इसके अंदर करिए। सी देयर ये गॉल्जी अपरेटस बन गया। अब ये गॉल्जी अपरेटस जो है ना इसको सबसे पहला डिस्कवर किसने किया।
इसको सबसे पहले ना 1898 के अंदर जो है ना वो कैमिलो गॉल्जी ने डिस्कवर किया था। एक ब्राउन ऑल जो था ना उसके जो ब्रेन सेल था उसके अंदर डिस्कवर किया था। मतलब उल्लू का, आप सिंपल अल्फाज में अगर भाषा में कहूं तो उल्लू का जो ब्रेन सेल होता है वहां पे इन्होंने इसको क्या किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किस चीज को? गॉल्जी अपरेटस को। ठीक है, तो क्योंकि कैमिलो गॉल्जी ने डिस्कवर किया था 1898 के अंदर डिस्कवर किया, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी आप कह लें कि अचीवमेंट थी। तो इसी वजह से आपने ये चीज याद रखनी है कि उन्हीं के क्रेडिट के ऊपर इनको देने के लिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, हमने कहा दिस इज नोन एज अ कैमिलो गॉल्जी अपरेटस। गॉल्जी अपरेटस को कैमिलो गॉल्जी ने डिस्कवर किया। तो कब किया? ये आपने सारी चीजें ऐसे लिखनी है। यहाँ पर हेडिंग कौन सी आएगी? यहाँ पर हेडिंग बटन लगाओ, सारे लोग हेडिंग लगाओ, कैमिलो गॉल्जी 1898। तो ये आगे आपके इंट्रोडक्शन की हेडिंग कि डिस्कवर इस बंदे ने किया। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आपने कहना है गॉल्जी अपरेटस किस चीज पर मुश्तमिल होता है? आपने कहना है गॉल्जी अपरेटस जो है वो मुश्तमिल होता है किस चीज के ऊपर? ये एक पाइल ऑफ स्टैक, पाइल कहते हैं बहुत सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती है उसको पाइल कहते हैं। स्टैक्स मतलब इनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। जब ये बहुत सारे इस तरह से स्टैक्स का पाइल अप हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं सिस्टर्ने। अब ये जो चीज मैंने आपको दिखा रखी है ना, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम दिया जाएगा सिस्टर्ने। एक बात याद रखना कि आप लोग कंफ्यूज किधर होगे? आप लोग दो टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज हो सकते हो। उनमें से एक है क्रिस्टा, मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए, CRISTA। एक होता है लफ्ज क्रिस्टा, एक होते हैं सिस्टर्ने। अब ये लफ्ज कहां पर इस्तेमाल होते हैं? लेकिन उससे पहले बेटा मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था उसमें भी तो हमने नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स देखी थी। वो जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं, उन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स का आपको नाम याद है? मैंने क्या नाम दिया था? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, जी बेटा बिल्कुल। उसको भी क्या नाम दे रहे हैं? सिस्टरने का नाम दे रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि जब हम क्रिस्टा की बात करते हैं ना, तो ये क्रिस्टा किसको हम किसके अंदर हम देखेंगे? क्रिस्टा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रिस्टा किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब देखो यहाँ पर जो सिस्टरने है, अब प्रॉब्लम पता कहां पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी जनाब, सिस्टरने तो दो ऑर्गेनालिज्म में आ गई, तो फिर जो सिस्टरने हैं उनमें फर्क क्या हुआ? तो अब मैं ना इधर ही लिख देता हूँ। एक तो आपने ये याद रखना कि अगर हम क्रिस्टा की बात करेंगे या एमसीक्यूज में पूछेगा तो वो किस ऑर्गेनाली में होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर वो हमसे पूछता है सिस्टरने के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि जो सिस्टरने होते हैं ये दो ऑर्गेनालिज्म में हैं। एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होंगे और दूसरे ये किधर देखने को मिले? ये हमें देखने को मिले गॉल्जी अपरेटस में। फिर भाई इन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर दो ऑर्गेनालिज्म में है तो इन दोनों में फर्क इतना होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं बेटा, उसमें आपने कहना है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। क्या होता है उसमें? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, जिसको हम सिस्टरने का नाम दे रहे हैं ना, वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। और यहां पर अगर हम बात करें तो गॉल्जी अपरेटस में नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये देखो मैंने इकट्ठा किया हुआ है। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? मैं नाम दूंगा कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स जो है उसको मैं क्या नाम दूंगा? सिस्टरने का नाम दूंगा। क्लियर होगी बात? मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब हम बात करते हैं तो हम नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की बात करेंगे, और जब हम गॉल्जी अपरेटस में बात करेंगे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल में बात करेंगे, तो हम इसमें बात करेंगे कलेक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में। आपको पता है मैंने अभी तक आपको आंसर नहीं दिया, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं? मैं आपको आंसर करूंगा जरूर इसके फंक्शन में जाके। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन सारे लोग लिखे, डेफाइन गॉल्जी अपरेटस की, ठीक है। It consists of flattened sac। मतलब ये किस पर मुश्किल होता है? फ्लैट का मतलब बिल्कुल सीधे, और सैक कहते हैं थैलियां को, कार्ड जिनको हम क्या नाम देते हैं? जिनको कार्ड सिस्टरने, सिस्टरने का नाम देते हैं। ठीक होगी बात? ये सिस्टरने की भी डेफिनेशन आ गई। सिस्टरने पाइल्ड अप। अब सिस्टरने जो है वो पाइल अप होंगे। पाइल्ड अप मैंने आपको पहले बता दिया था। सिस्टरने पाइल्ड अप मतलब ढेर लग जाएगा। एंड फॉर्म गॉल्जी अपरेटस, और वो क्या बना देंगे? वो गॉल्जी अपरेटस बना देंगे। गौर से सुनिए, ये गॉल्जी अपरेटस की बात की है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं की मैंने। गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और चीज है। अब गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है उसको भी देखिए, लेकिन उससे पहले लास्ट वाला टॉपिक जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर टॉपिक होना ही नहीं है ये वाला। तो मैं थोड़ा सा साथ में अब आप उसको भी मिलाता हूँ, मिला के समझाता हूँ।
ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ जो है ये मेरे पास क्या मौजूद है, ये मेरे पास मौजूद है टब्यूल्स, टब्यूल्स का नेटवर्क मौजूद है, राइट। अब मैं टब्यूल्स के नेटवर्क की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क ऑफ टब्यूल, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको पता है कि ऊपर लगे होते थे राइबोसोम, तो राइबोसोम की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या नाम दे रहे थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू राइबोसोम। तो बेटा ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई हुई है ना, ये प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे गोल्जी अपरेटस के पास। किसके पास चलेंगे, गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, वो इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ना ऐसे एक साइड से लेगा, फिर इसको चेक करेगा। चेक करने का मतलब वो ये देखेगा कि क्या ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है ये ठीक है, इसमें गलती तो नहीं है। अगर तो मान के चलो गलती हुई तो वो इस गलती को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। और गलती को ठीक करने के बाद ये उसको क्या करेगा, ये उसको ना सिर्फ प्रोटीन की गलतियों को दूर करेगा बल्कि उसको पैक भी करेगा। और पैक करने के बाद वो यहां से इसका जो दूसरी साइड होगी, जो दूसरा फेज होगा गोल्जी अपरेटस का, उस दूसरे फेज पे वो उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूल को पैक करके बाहर निकाल देगा। तो अब देखो गोल्जी अपरेटस को मैंने ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा, क्योंकि जब हम इसके फंक्शंस की तरफ गए, जब हम इसके फंक्शन की तरफ गए तो हमने देखा, मैं पहले फंक्शन का आपको क्या बना के देता हूं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, फिर उसके बाद हम इसको लिख भी लेंगे। पहले हम क्या बना लेते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट पेपर में जरूर बना के आना है, एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी भी होगी, समझने में भी, और फिर वो आपको नंबर भी पढ़े बगैर ही दे देगा। अब सबसे पहले देखो आपने कहना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला, प्रोटीन का मॉलिक्यूल। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, निकलने के बाद यहाँ पर लाजमी एक चीज ऐड करनी है कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। ठीक है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया, वहां से वो किसके पास गया, वो गोल्जी अपरेटस के पास गया। गोल्जी अपरेटस ने उसको चेक किया, पैक किया और यहाँ से गोल्जी वेसिकल निकाल दी। कौन सी वेसिकल निकाल दी, गोल्जी वेसिकल जो है वो बाहर निकाल दी। अब देखो ये था गोल्जी अपरेटस, ये क्या था, दिस वाज द गोल्जी अपरेटस, और नीचे क्या है, गोल्जी वेसिकल। अब गोल्जी अपरेटस और गोल्जी वेसिकल को दोनों को मिला के जब मैं पढ़ूंगा तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं कहूंगा दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दूंगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दूंगा। ये जो बंदा था ना कैमिलो गोल्जी, इसको ना नोबेल प्राइज भी मिला है 1906 के अंदर। इसको क्या मिला है, इसको मिला है नोबेल प्राइज। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसको भाईजान नोबेल प्राइज भी मिला है। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज की हिस्ट्री पता है, जल्दी बताओ वरना फिर मैं आपको बताता हूँ। फ्लो चार्ट भी बना देता हूँ, जल्दी बताओ, कमेंट करो यार बच्चा। तो आपने कहना है सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन का मॉलिक्यूल निकला, वो निकलने के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो किधर गया, वो गोल्जी अपरेटस में गया। गोल्जी अपरेटस ने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे ये भी लिखते जाओ कि ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये बन गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस से क्या निकला, गोल्जी वेसिकल बन के निकली, जो कि मॉडिफाइड और पैक करके निकाला गया, राइट। इसको यहाँ पे लिख दो मॉडिफिकेशन। अब देखो इसका ट्रैफिक पुलिस वाला साइल काम हुआ कि नहीं, पहले वो चेक कर रहा है, ठीक कर रहा है, फिर उसको बाहर निकाल रहा है, हुआ ना ट्रैफिक पुलिस वाला काम। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया, यही नाम दिया गया। ये जो गोल्जी अपरेटस है यहाँ से क्या निकली, गोल्जी वेसिकल। तो ये जो गोल्जी, यहाँ पे गोल्जी वेसिकल लिखना चाहिए था, ये क्या आ गई, गोल्जी वेसिकल। ये जो गोल्जी वेसिकल है, गोल्जी वेसिकल, इसी का ही बड़ा नाम क्या होता है, लाइसोसोम। क्योंकि अगला जो एपिसोड है वो किसके बारे में होगा, लाइसोसोम के बारे में। तो ये आपने याद रखना है, गोल्जी वेसिकल का दूसरा नाम क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो सेम ये इसका फंक्शन भी है, ये इसका फ्लो चार्ट भी आपने याद रखना है। लिख खुद से लेना, टेंशन वाली बात नहीं, नंबर कोई नहीं काट सकता आपके, ठीक है। आपने कहना है द प्रोटीन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मूव्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल एज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल टू द गोल्जी अपरेटस. Golgi apparatus check the mistakes which is present in the protein molecules, and after that it modified the protein molecules. या mistake वगैरह लाइन skip करके ये लिख देना कि Golgi apparatus modified the protein molecules and packed the protein molecules, and it is removed as a Golgi vesicle from the Golgi apparatus. The Golgi apparatus and Golgi vesicle collectively is known as a Golgi complex. Clear होगी बात? कोई क्वेश्चन है पूछिए। ओके बता रहा हूँ भाई, उसका भी बता रहा हूँ। देखिए मैंने अभी बात की थी कि इस बंदे को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। अब नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में पूछा भी किस किस को पता है, तो नोबेल प्राइज की जो हिस्ट्री है बेटा वो ये है कि एक बंदा था, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। क्या नेम था, अल्फ्रेड नोबेल उसका नेम था।
अल्फ्रेड नोबेल को अगर हम देखें ना, तो अल्फ्रेड नोबेल को हम किस नाम से याद रखते हैं? ही इज द फादर ऑफ डायनामाइट। मतलब जो बम है, जो बम किसने डिस्कवर किया, डायनामाइट किसने डिस्कवर किया, वो अल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किया था। अब इसकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त किस्म की है, ठीक है। ये जनाब अल्फ्रेड नोबेल, इसका फादर, इसका भाई, और ये खुद क्या थे, ये साइंटिस्ट थे, केमिस्ट वगैरह थे। तो एक दिन क्या होता है कि लेबोरेटरी के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके फादर की वगैरह की और इसके भाई की शायद डेथ हो जाती है लेबोरेटरी के अंदर। जब लेबोरेटरी में डेथ हो जाती है, तो फिर अगले दिन जो है वो न्यूज़पेपर वाले ना एक पब्लिश करते हैं, एक न्यूज़ खबर पब्लिश करते हैं, और वो खबर क्या होती है, द मार्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। ये मैं सेम आपको फ्रेंच न्यूज़पेपर होता है, वो ये खबर पब्लिश करता है, मैं उसकी आपको हेडिंग एग्जैक्ट पढ़ के बता रहा हूँ, द मार्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। अब वो लिखते क्या है, वो लिखते ये हैं कि मौत का सौदागर आज खुद मर गया। मतलब मौत का सौदागर का मतलब क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल ने बम बनाया, बम से लोगों को जिंदगी थोड़ी मिलती है, मौत ही मिलती है ना, तो इस वजह से उसको नाम क्या दिया गया, द मार्चेंट ऑफ डेथ, मतलब मौत का सौदागर आज खुद मर गया। क्योंकि न्यूज़पेपर वालों को ये लगा था कि अल्फ्रेड नोबेल मरा है, उनको ये नहीं पता था कि अल्फ्रेड नोबेल जिंदा है, उसके फैमिली मेंबर्स में से डेथ हुई है। तो इस वजह से जब अल्फ्रेड नोबेल ने ये न्यूज़ देखी, तो उसने सोचा कि यार मेरे मरने के बाद लोग मुझे इस तरह से याद रखेंगे। तो वो सोचना शुरू हो गया, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखने चाहिए। तो उस वक्त उसके पास जितनी भी वेल्थ थी, 176 मिलियन समथिंग के राउंड अबाउट थे उसके पास डॉलर्स वगैरह। उसने क्या किया, वो तमाम वेल्थ उसने कहा कि पूरी दुनिया में से 5 कैटेगरीज में जो लोग होंगे, हर साल के बाद उनको ये पैसे दिए जाएंगे। मतलब जो भी फिजिक्स के फील्ड में, बायो की फील्ड में, मतलब साइंस की फील्ड के अंदर, या मेडिसिन कहते हैं, बायो नहीं कहते, मेडिसिन की फील्ड के अंदर, फिजिक्स की फील्ड के अंदर, केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, लिटरेचर की फील्ड के अंदर, पीस की फील्ड के अंदर, इन तमाम फील्ड्स के अंदर जो अच्छा काम करेगा, उनको हर पूरे साल के अंदर, जो भी पूरी दुनिया में, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको एक सिक्का दिया जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, उसके ऊपर पिक बनी होगी, फोटो बनी होगी, आप लोग गूगल में जाकर सर्च भी कर सकते हो। साथ में 10 लाख करोना जो है, ये करेंसी है स्वीडन की, वो भी दी जाएगी। तो ये हर साल जो है वो दिए जाते हैं। 1901 के अंदर इसका आगाज हुआ था। अपना जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था तुम्हें, उसको भी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैक्स प्लांक की अगर बात करें, उसको भी ये मिला हुआ है, 1918 के अंदर मिला था। आइंस्टाइन को 1921 के अंदर मिला था, प्लैंक्स को 1918 के अंदर मिला था। पाकिस्तान की तरफ से भी भाई नोबेल प्राइज जो है वो मिले हैं। किसको नोबेल प्राइज पाकिस्तान की तरफ से मिला है, कितने मिले हैं, किस बंदे को मिले हैं, ये आपने मेरे को कमेंट करके अभी बताना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, बाकी जो लोग हमें जो सेशन देख रहे होंगे इस तरह से, मतलब रिकॉर्डेड सेक्शन के फॉर्म के अंदर, तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोग नीचे कमेंट कर देना, आपको आंसर्स मिल जाएगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो बच्चे तमाम क्लासेस की लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो इस नंबर के ऊपर रब्ता करें 0302776264। और इस टॉपिक के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो पहले तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स अवेलेबल होंगे। अगर फिर भी नहीं मिल रहे, आपको अपडेट चाहिए हमसे रिगार्डिंग, तो इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का चैनल होगा, वो भी आपने क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। दिस इज रिगार्डिंग टू द न्यू सिलेबस, और इसमें हम हर एक चीज कवर करके कर रहे हैं टॉपिक की, तो कोई भी इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। हाँ जी, आप लोग ओके हो?